A very good day to everyone. So now we are starting with the prevention of operation and mismanagement chapter. Prevention of operation and mismanagement chapter जो हम start कर रहे हैं. What do you mean by operation and mismanagement? Operation and mismanagement का इसमें meaning क्या होता है? तो सबसे पहले is this chapter important? I would like to emphasize on that. I would say yes, it could be important. क्योंकि small है पहली चीज़. वंस इन अ वाइल लाइक एक अटेम्प्ट में अगर इसका क्वेश्चन है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देर इज़ नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस. तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लीव इट बिकॉज हार्डली 1 hour इट विल टेक एंड इट वुड बी जस्ट ओके सब खत्म हो गया. तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. इफ़ आई टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तो यहाँ पे कितने सेक्शन है? द सेक्शंस आर 241, 242, 243, 244 एंड 245. इतने ही सेक्शन हैं. यहाँ पे बोलते हैं कि मैम ये जो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब क्या है एंड मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या है. तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिसमैनेजमेंट. तो सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ऑपरेशन, अगर मैं ऑपरेशन की बात करूँ तो द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन इज समथिंग प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. ऐसी कोई चीज़ जो प्री जुडिशियल है एंड दैट इज़ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. तो मैम व्हाट डू यू मीन बाय मिसमैनेजमेंट. मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है इन सच अ केस. तो मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि वेन एवर वी स्टार्ट कंपनी एक्ट, जब हम कंपनी एक्ट स्टार्ट करते हैं वहाँ लिखा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन में लिखा होता है अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स दैट वर्क कलेक्टिवली. क्या लिखा होता है? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स वर्किंग कलेक्टिवली. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? कलेक्टिवली वर्क करते हैं. एंड सपोज दे हैव डिस्प्यूट, अगर उन्हीं में डिस्प्यूट हो जाए दैट मीन्स देयर आर डायरेक्टर्स, दिस आर ऑल द डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स शुड वर्क कलेक्टिवली. मतलब इनका डिसीजन आपस में मेजॉरिटी डिसीजन होना चाहिए. बट इफ़ दे आर हैविंग डिस्प्यूट अमंग देम तो उसका मतलब यहाँ पे आ जाता है कि नाउ इट इज़ अ मिसमैनेजमेंट. तो क्या हमें इस चैप्टर में मिसमैनेजमेंट को पढ़ना है? नो, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी मिसमैनेजमेंट. वी हैव टू स्टडी ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन का क्या मीनिंग एक्ट में दिया है? नो, ऑपरेशन का कहीं पे भी एक्ट में कोई मीनिंग नहीं दिया है. तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ऑपरेशन. तो दिस आर सर्टेन, यहाँ पे कुछ सर्टेन केस लॉ हैं जिसके बेसिस पे यू वुड फाइंड कि व्हाट इज़ ऑपरेशन. ऑपरेशन में सबसे पहली चीज़ होती है, यहाँ पे जब ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ इट वाज रिलेटेड टू फॉस वर्सेस हर्बॉटल मेजॉरिटी रूल का एक्सेप्शन. व्हाट वाज फॉस वर्सेस हर्बॉटल. फॉस वर्सेस हर्बॉटल कहता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ने कोई रूल बनाया है, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लिया है, तो बिकॉज इट इज़ मेजॉरिटी, तो पहले क्या होता था कि बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स हैज़ टेकन द डिसीजन, शेयर होल्डर एज ए डायरेक्टर दे हैव टेकन द डिसीजन, तो उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता था. देन फोर्स वर्सेस हर्बॉटल का एक्सेप्शन आया और ये एक्सेप्शन कहता है कि इवन मेजॉरिटी हैज़ टेकन द डिसीजन, इवन मेजॉरिटी हैव टेकन द डिसीजन, स्टिल इसके अगेंस्ट जाया जा सकता है, कैन गो अगेंस्ट दिस. बट कैसे जा सकते हैं उसके अगेंस्ट. तो यहाँ पे ये फॉस वर्सेस हर्बॉटल के ही कुछ एक्सेप्शंस है कि इन सारे चीज़ों के बेसिस पे यू कैन से कि मेजॉरिटी इज डूइंग समथिंग दैट इज़ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. अब मैं डायरेक्टली अब एग्जाम ओरिएंटेड जा रही हूँ. आई थिंक कि आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कुछ प्री जुडिशियल होना. मैम कोई चीज़ डायरेक्टर के लिए प्री जुडिशियल है तो दैट इज़ नॉट ऑपरेशन. चलो, तो पॉइंट नंबर 1 मैम सबसे पहले कब बोलेंगे कि ऑपरेशन है. ऑपरेशन तब होगा कोई अल्ट्रा वायर इलीगल एक्ट है. आपने क्या किया है? कोई अल्ट्रा वायर एक्ट किया है, कोई इलीगल एक्ट किया है और इस इलीगल एक्ट को मेजॉरिटी कभी रेटिफाई नहीं कर सकता. मेजॉरिटी रूल है, मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है बट द डिसीजन इज इलीगल, वो इलीगल है. तो इलीगल हो सपोज मेजॉरिटी बोलते हैं ओके ये सारी चीज़ें सही है, इवन ये इलीगल आपने डिसीजन लिया है, हम बोलते हैं मेजॉरिटी पास करता है उसको, तो बोलते हैं कि एक इलीगल एक्ट को रेटिफिकेशन नहीं मिल सकता है. देन कोई ऐसा एक्ट जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, माइनॉरिटी से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, मेजॉरिटी अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, दैट इज ऑपरेशन ऑन माइनॉरिटी.
तो दो चीज़ें अभी हमने समझी कि अगर कोई भी चीज़ इलीगल है तो इलीगल एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाई, उसे रेटिफाई करके आप लीगल प्रूफ नहीं कर सकते, सही प्रूफ नहीं कर सकते। सेकंड आता है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे मिसयूज़ कर रहे हैं पावर, किसकी पावर, माइनॉरिटी की पावर को अगर आप मिसयूज़ करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड, वो भी क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा कि ये सही है, दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेशन। देन सपोज करो ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, दिस इज़ वन कंपनी, दिस इज़ नेक्स्ट कंपनी, कंपनी नंबर 2। अब यहाँ पे आप डाइवर्जन कर रहे हो, किस चीज़ का डाइवर्जन, प्रॉफिट का डाइवर्जन कर रहे हो। एक कंपनी से प्रॉफिट निकाल के दूसरी कंपनी में प्रॉफिट आप क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, जहाँ पे आप खुद ही क्या हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आप ही हो, मेजॉरिटी आप ही होल्ड करते हो। तो इस तरह का डाइवर्जन फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या ना मिल पाए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाए, तो दिस इज ऑल्सो अ ऑपरेशन। तो डाइवर्जन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑपरेशन। देन आप क्या कर रहे हो, कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हो शेयर होल्डर्स से, कंपल्सरी एक्विजिशन शेयर होल्डर्स से कर रहे हो माइनॉरिटी के शेयर्स का, यहाँ पे जो लिखा है वो माइनॉरिटी शेयर्स लिखा है। तो अगर आप कंपल्सरी माइनॉरिटी के शेयर्स को क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो कंपल्सरी एक्विजिशन में उनकी मर्जी के बिना, दैट इज ऑल्सो ऑपरेशन। इन सब चीज़ों में आपको क्या दिख रहा है, माइनॉरिटी के लिए कुछ प्री जुडिशियल जा रहा है। मैम कंपनी की असेट बहुत अंडर वैल्यू करके सेल करी, सेल ऑफ असेट, अगर आप सेल कर रहे हैं असेट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अंडर वैल्यू करके, बहुत कम वैल्यूएशन के साथ आप असेट्स को सेल कर रहे हो, जिसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, सस्ते दामों में चीज़ों को सेल कर रहे हो, तो इट कुड बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। या फिर आप पर्सनल राइट ऑफ शेयर होल्डर, किसी शेयर होल्डर के राइट्स को इनफ्रिगर करने की कोशिश करते हो, सरपास करने की कोशिश करते हो ऑपरेशन में। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बिकॉज यू हैव डन समथिंग दैट इज़ नॉट इन द फेवर, दैट इज़ गोइंग प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, खुद के नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन ओन नेम, ये क्या बोलते हैं कि भाई डायरेक्टर जो होता है, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर इज द एजेंट फॉर अ कंपनी, वो कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, कंपनी के लिए काम करता है। डायरेक्टर क्या नहीं कर सकता, अपने खुद के नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, और अगर डायरेक्टर ऐसा कर रहा है तो अगेन इट इज ऑपरेशन, अगेन इट इज व्हाट, ऑपरेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये सारी तरह की चीज़ें आपको ये बता रही है कि समथिंग इज फिशी, कुछ तो फिशी है, तो यहाँ पे यस माइनॉरिटी कैन गो फॉर ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन हैपन्स इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर नॉट डायरेक्टर, ऑपरेशन हमेशा मेंबर्स के अगेंस्ट होता है, दैट मीन्स members are getting affected, not in the capacity of director you are getting affected. It's necessary that act complaint must be continued act, ये important है। It is necessary that the act continued act होना चाहिए। इसका एक example I will explain you। ये बोलते हैं कि act क्या होना चाहिए, act should be continued। What do you mean by continued act? Continued act का मतलब है suppose 2016 में dividend was given, now it is 2023, 2016 में डिविडेंड दिया था, बट वन ऑफ माई शेयर होल्डर वॉज नॉट गिवन डिविडेंड इन 2016, उसे ये बात 2023 में पता चली कि ही वॉज एलिजिबल फॉर डिविडेंड इन 2016 ऑल्सो, उसे 2016 में भी डिविडेंड मिला जाना चाहिए था, बट उसे रिसीव नहीं हुआ। तो मैम 2016 का डिविडेंड 2023 में ही सेइंग कि समथिंग ऑपरेशन, मेरे अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है, कैन ही गो नाउ, नहीं जा सकता, क्योंकि 2016 का जो डिविडेंड उसे नहीं मिला, उसका कंटिन्यूइंग इफेक्ट यहाँ पे 2023 में अभी तक नहीं है, देयर इज नो कंटिन्यूइंग इफेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, 2016 में देयर वॉज बोनस शेयर दैट वर गिवन, 2016 में बोनस शेयर दिए थे, 2023 में नाउ डिविडेंड इज बीइंग गिवन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये शेयर होल्डर को पता चलता है कि यहाँ जो बोनस मिला था वो इससे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था 2016 में, बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट हैविंग दैट बोनस, तो उसके शेयर्स क्या हैं, रिड्यूस्ड अमाउंट पे,
ही इज हैविंग लेस नंबर ऑफ शेयर्स एंड ड्यू टू लेस नंबर ऑफ शेयर्स उसका डिविडेंड भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूइंग इफेक्ट है। तो यही बोला है कि देयर शुड बी कंटिन्यूइंग इफेक्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशन का हमेशा इफेक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। देन प्रोविजन इन द आर्टिकल और एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेंस एनी पर्सन। आपने क्या किया, एक कंपनी ने कहा कि हम आर्टिकल में पहले ही लिखा देते हैं कि अगर समथिंग इज ऑपरेसिव टू द मेंबर्स दे कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इज इट ओके? तो द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट ओके। अगर आप किसी भी आर्टिकल के थ्रू या फिर किसी भी मेमोरेंडम के थ्रू ये कहना चाहते हो कि ऑपरेसिव होगा अगर कोई चीज़ और फिर भी सामने वाला पर्सन ऑपरेशन रेज नहीं कर सकता, तो वो शुरू से ही वॉइड है। देन जब ऑपरेशन होता है वो क्लियरली दिखता है, क्या दिखता है कि फेयर डीलिंग, यू आर डिपार्चर, दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द फेयर डीलिंग, वो क्लियर मेंशन होता है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ये वाली लाइन थी जिसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। देन सीधी सी बात, मैं इसको भी इग्नोर कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसी को रिस्क पे डालना, किसी को फोर्स करना इज ऑपरेशन, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर इलीगल एक्ट ऑपरेसिव हो, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर इलीगल एक्ट ऑपरेसिव हो और लीगल एक्ट कभी भी ऑपरेसिव नहीं होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी इलीगल एक्ट इज ऑपरेसिव एंड हर लीगल एक्ट ऑपरेसिव हो ही नहीं सकता। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बोलते हैं कि इलीगल एक्ट, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो इलीगल हो वो ऑपरेसिव भी हो। जैसे ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी के डायरेक्टर है, ये मेरी कंपनी के डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ब्राइब दे के क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। दे आर टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग द ब्राइब। तो ब्राइब दे के जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे शेयर होल्डर्स को क्या कुछ भी प्री जुडिशियल हुआ है? इज इट ऑपरेसिव इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स? नहीं, शेयर होल्डर्स को इसमें कुछ भी ऑपरेसिव नहीं हुआ है। इन सच अ केस आई कैन से कि ब्राइब देना तो इलीगल है, गिविंग द ब्राइब इज इलीगल, बट दिस इज नॉट ऑपरेसिव, ये ऑपरेसिव नहीं है। सेकेंड चीज मैम, लीगली क्या किया, डायरेक्टर को रिमूव किया। लीगली क्या किया, डायरेक्टर इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर को लीगली सेक्शन नंबर 169 के अकॉर्डिंग रिमूव किया। मैम रिमूव किया उसे, एक ही को रिमूव कर दिया, लीगली रिमूव किया समथिंग दैट इज लीगल। लीगली रिमूव करना इज नेवर ऑपरेसिव। तो यहाँ पे वही लिखा है, एवरी इलीगल एक्ट इज नॉट नेसेसरीली ऑन ऑपरेशन एंड लीगल इज नेवर एन ऑपरेशन, राइट। नाउ चेंज इन शेयर होल्डिंग विदाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, आपस में डिसाइड ही नहीं किया। एक दिन ए बी सी ये तीन क्या थे, डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आए। डी वॉज एबसेंट, इसका 25% था, इसका 25% था, इसका लेट्स से जस्ट अ मिनट, ए बी सी एंड डी वॉज एबसेंट, इसका 10% था, इसके पास था लेट्स से 30%, इसके पास था 5%, दैट मीन्स दे वर हैविंग 45%। इन्होंने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए एक ई को कितने शेयर्स इशू कर दिए, 40%। दैट मीन्स जानबूझ के ई को शेयर ज़्यादा इशू करे ताकि ये जो मेजॉरिटी होल्ड करता था उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाए। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे शेयर होल्डिंग चेंज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है कि हमें किसी को शेयर्स इशू करने हैं नहीं करने, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेशन। बेसिकली आप मेजॉरिटी चेंज करने के लिए क्या कर रहे हो, किसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कराने के लिए शेयर होल्डिंग चेंज कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेशन। पर्पसली एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया, क्यों एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया मैम, यहाँ पे अब हम शेयर होल्डिंग चेंज नहीं करते। ए बी सी वॉज डायरेक्टर, हमने जानबूझ के एक हमारे ही लिए क्या किया, एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। हाँ, इसके पास 20% था, इसके पास 10% शेयर्स थे, लेट से इसके पास भी कितने शेयर्स थे, 10%, ये थे मैम 40%।
हमने जानबूझ के एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया एंड ही इज़ हैविंग 30% शेयर्स। अब यहाँ पे एक डायरेक्टर है, उसको अकेला छोड़ने के लिए पर्पसली हमने एक और डायरेक्टर को अपॉइंट किया एट द 30%। ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी कहाँ चली गई थी, इन चारों के पास मेजॉरिटी चली गई। तो यहाँ आप क्यों एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, दैट इज़ जस्ट टू चेंज द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी चेंज करने के लिए इफ़ यू आर अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर इट इज़ व्हाट ऑपरेशन। मैम शेयर्स इशू करें, लेकिन आफ्टर इशूइंग द शेयर्स नो कंसिडरेशन इज बीइंग चार्ज। शेयर्स इशू करें लेकिन कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा है, और वो शेयर्स इशू ही इसलिए हुए हैं ताकि अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू ऑपरेशन। और ये बोला था डायरेक्टर को अगर आप 169 के अकॉर्डिंग रिमूव करते हो तो वो क्या नहीं, ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट फोर्स वर्सेस हॉरिजॉन्टल, कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ों पे आप ऑपरेशन कर सकते हो। नाउ ऑपरेशन में हु कैन गो फॉर ऑपरेशन, सेक्शन नंबर 241 से सेक्शन नंबर 245 है कि ऑपरेशन की एप्लीकेशन कौन कर सकता है एंड ऑपरेशन की एप्लीकेशन कब होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले whenever you will write सेक्शन नंबर 244 कंपल्सरी 241 का आपको कोट करना होगा। कोटेशन किसका करना होगा, कोट सेक्शन 241 अलॉन्ग विथ सेक्शन 244। अब 241 इज एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करना एंड 244 बताता है कि हु कैन डू द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। एक बता रहा है एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, तो ये बताता है कि हु कैन डू द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल मेंबर्स कर सकते हैं, यस, मेंबर्स कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। इनफैक्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो मेंबर्स यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मेंबर्स कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। यहाँ पे भी देखो 244 हु हैज़ द राइट टू अप्लाई, तो राइट है मेंबर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट मैम मेंबर्स कब अप्लाई कर सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल, मेंबर्स अप्लाई करेंगे वेयर दे हैव रीज़न टू बिलीव, उनके पास रीज़न क्या है, आइदर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीन, आइदर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, हैव और आर बीन कंडक्टेड प्री जुडिशली। अगर प्री जुडिशियल मैनर में क्या चल रहा है, प्री जुडिशली दे आर कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, या फिर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू मेंबर्स। अगर प्री जुडिशियल है किसी भी तरह से मेंबर्स के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी किसी के लिए भी प्री जुडिशियल है, इन सच अ केस व्हाट यू विल से कि यस यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन है। यू हैव टू गो फॉर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन 244 के अकॉर्डिंग यू हैव टू डू। या फिर कोई ऐसा मटेरियल चेंज, या फिर क्या है, कोई ऐसा मटेरियल चेंज है जिससे इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट कंपनी, ये प्री जुडिशियल टू द मेंबर्स है या प्री जुडिशियल। सिंपल सी बात है, आपको ये दिख जाए कि कहीं भी प्री जुडिशियल जा रहा है, चाहे कंपनी के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या मेंबर्स के लिए, तो इन सच अ केस चाहे वो मटेरियल चेंज हो, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में किसी भी तरह का चेंज हो, ओनरशिप में, अगर प्री जुडिशियल है तो मेंबर्स कैन गो। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ तभी जाएगा जब प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है जब समथिंग इज़ प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। व्हेन समथिंग इज़ प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल गो। सेंट्रल गवर्नमेंट तब जाएगी जब प्री जुडिशियल है पब्लिक इंटरेस्ट, और मेंबर्स जाएंगे आइदर हैव बीन आर बीन कंडक्टेड प्री जुडिशियली, और मटेरियल चेंज है या फिर मैनेजमेंट का कंट्रोल चेंज होता है। तो नाउ अगेन मूविंग टू 241, तो चलो ये रीजंस है जिसके रीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज मेंबर कैन गो टू दी दैट ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जाके ट्रिब्यूनल को क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि प्लीज़ इंक्वायर वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज़ फिट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई डाउट आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को रेफरेंस देती है कि काइंडली इंक्वायर कि क्या ये प्रॉपर पर्सन फिट है, कहीं इसने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं किया, गिल्टी ऑफ फ्रॉड तो नहीं है ये पर्सन, या फिर जो भी बिजनेस है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफरेंस दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को कहा, तो ट्रिब्यूनल बोलता है एक बार जो पर्सन है उसके अगेंस्ट आप प्रॉपरली चेक करो, कहीं गिल्टी ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, बिजनेस साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा ट्रेड और इंडस्ट्री को, या फिर उसका जो ओवरऑल एजेंडा है सीएमओ को डिफ्रॉड करना तो नहीं है। सीएमओ मतलब क्रेडिटर, मेंबर या फिर अदर पर्सन को
या तो क्रेडिटर मेंबर या किसी अदर पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए तो नहीं है। बेसिकली जब भी बिजनेस करो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका डिफ्रॉड करने का इंटेंशन ना हो, कहीं आप फ्रॉडलेंट तो नहीं है, गिल्टी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल से। शुड आई लर्न दिस प्रॉपरली? नो, बट यू शुड नो कि दिस आर द रीजन्स दैट गिव राइज टू गो टू ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल को फिर जाएंगे जो भी मेंबर या सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी इस तरह से इतने इतने वोटिंग के साथ जाएगी। अंडरस्टूड? नाउ कैन आई से कि 241 आई हैव डन? यस। तो एप्लीकेशन कैन बी डन बाय मेंबर, एप्लीकेशन कैन बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर भी जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जा सकती है एप्लीकेशन करने। मैम मेंबर्स जाएंगे तो सपोज द कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल एंड सपोज कंपनी इज़ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तब क्या होगा? अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तब क्या होगा? कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तब क्या होगा? तो कैसे काउंटिंग होगी? तो इफ़ द कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल एंड इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, if the company has share capital and if the company does not have share capital, तो उस केस में 100 members और 1/10 of the total number of member, 100 member और 1/10 of the total number of member। सबसे पहले 100 members या फिर 1/10 of the total number of members और 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ओवरऑल। सिर्फ यहीं पे आपको लॉ में दिखेगा कि इशूड कैपिटल सिर्फ यहीं पे लिखी है। तो मैम इशूड कैपिटल कौन सी? इक्विटी, प्रेफरेंस या बोथ, कोई भी हो सकती है। तो व्हेन इट इज़ 244 मेंबर को जाना है एंड मेंबर इज हैविंग शेयर कैपिटल, तो दैट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 और इट इज़ वॉट इशूड शेयर कैपिटल का नॉट लेस देन 1/10 विच एवर इज यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोअर। एंड मैम इफ़ वी आर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर ये इशूड शेयर कैपिटल वाला पार्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। इन सच ए केस डायरेक्टली गो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। इन सच ए केस इट विल बी 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज इट। अब मैम सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी तब कैसे जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, वो डायरेक्ट रेफरेंस किसको कर देगी? ट्रिब्यूनल को। बट अब इस पे जो क्वेश्चन आता है वो ये है, सपोज ये क्राइटेरिया कंप्लाई नहीं हो पा रहा, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन द क्राइटेरिया इज़ नॉट कंप्लाइड। क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है टू द ट्रिब्यूनल, सारे कॉल्स पे करने होंगे, जितना ये प्रिस्क्राइब नंबर है वो प्रिस्क्राइब नंबर होना चाहिए। एंड सपोज इट इज़ नॉट पॉसिबल आइदर टू पे द कॉल्स और ये प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो पा रहे, बट द सीरियस कंसर्न इज देयर, तो क्या अब एप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगी? तो फिर ये रेमेडी दिया है एंड दिस इज यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन है जो रेड में लिखा है कि आपको क्या करना है इन केस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिखो और ट्रिब्यूनल अगर सोचता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ ट्रिब्यूनल वो वेव ऑफ कर सकता है वो रिक्वायरमेंट्स को। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल कैन वेव ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ क्वेश्चन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर है, और जब 244 लिखोगे कंपल्सरी यू वुड कोड 241। दिस 2 क्वेश्चंस यू विल फाइंड। देन मैम सपोज वी हैव डन एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन क्या विड्रॉ कर सकते हैं बाद में? सपोज मैम अभी तो 100 मेंबर्स थे, 100 मेंबर्स हैव डन द एप्लीकेशन, आगे जाके सपोज 90 मेंबर्स ने विड्रॉ कर ली एप्लीकेशन, तो क्या अब आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मेंबर्स 90 मेंबर्स ने एप्लीकेशन विड्रॉ करी फिर भी सस्टेन करेगी हमारी एप्लीकेशन? यस। सो विड्रॉल आफ्टरवर्ड डज नॉट इम्पैक्ट, बाद में अगर आप विड्रॉ करते हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एप्लीकेंट कितने हैं? दिस इज सीन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। हाउ मैनी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यू आर हैविंग, दैट इज सीन ओनली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। नाउ ये तो हो गई बात सिर्फ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। समथिंग इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, बट हमने यहाँ देखा था इफ़ यू हैव क्रेडिटर को आपने क्या किया है, क्रेडिटर या अदर पर्सन उसको आप डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट मीन्स अब दोनों मिलके जा सकते हैं। सपोज इट इज़ नॉट ओनली ऑपरेसिव टू मेंबर्स, बट यहाँ पे प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर भी चला गया। आर यू गेटिंग? द पर्सन इज अ डिपॉजिटर, उसके अगेंस्ट भी जा रहे हो तुम, तो यहाँ पे दोनों मिलके जाएंगे, दैट इज क्लास एक्शन। तो यहाँ पे क्या है? दे विल गो टुगेदर, दैट इज क्लास एक्शन, उसी को बोलते हैं। तो 245 इज रिगार्ड टू क्लास एक्शन। अब क्लास एक्शन में क्या होगा मैम? मेंबर्स के पास तो वो शेयर कैपिटल वाला ऑप्शन है एंड नो शेयर कैपिटल वाला ऑप्शन है।
डिपॉजिटर इज डिपॉजिटर, तो वहाँ शेयर कैपिटल की बात ही नहीं होगी. बट मैम नाउ बोथ ऑफ देम आर गोइंग, तो दोनों 100 तो होने चाहिए. बट मैम यहाँ पे आप 5 क्यों बोल रहे हो? बिकॉज बोथ ऑफ देम गोइंग टुगेदर, और जब अकेले जा रहे थे तो 1/10 पे ही काम चल जाता था. तो यहाँ पे 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी डिपॉजिटर. और मैम अगर इशूड शेयर कैपिटल है तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में इट वुड बी 5% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, एंड लिस्टेड के केस में इट विल बी 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, विच एवर इज लोअर. मैम डिपॉजिटर के केस में 100 डिपॉजिटर, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, और अगेन वन और मोर डिपॉजिटर टू हुम यू ओ 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, या फिर वन और मोर डिपॉजिटर जिसको आप 5% से ज़्यादा क्या करते हो डिपॉजिट आपको देना है, तो विच एवर इज लोअर. तो मैम 100, 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, एंड वन और मोर डिपॉजिटर टू हुम मोर देन 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इज ओन. क्लास एक्शन है, अब दोनों साथ में जाएंगे तो इसका 5%, इसका 5% ऑटोमेटिकली 10% बनाता है. आई होप यू आर गेटिंग. बट येस, इशूड शेयर कैपिटल लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, दैट यू हैव टू चेक. व्हाट इफ मैम आई डोंट हैव एनी इशूड शेयर कैपिटल, जस्ट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. यहाँ पे भी सेम था, दैट वाज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. यहाँ पे भी वही चीज़ सेम है. नाउ मैम व्हेन वी आर गोइंग फॉर द क्लास एक्शन, क्लास एक्शन में क्या हो सकता है? तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर क्लास एक्शन और सपोज फ्रिवलेस एप्लीकेशन है, दैट इज़ एन एप्लीकेशन जो एक्चुअल में गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो 1 लाख इज़ द पेनल्टी. लर्न फॉर MCQ. कितने की पेनल्टी होगी? 1 लाख इज़ द पेनल्टी. लर्न फॉर MCQ नॉट एक्सीडिंग 1 लाख. रेमेडी क्या है? बिकॉज यू हैव गॉन फॉर द क्लास एक्शन, व्हाट आर द रेमेडी? आपको कोई भी अल्ट्रा वायर एक्ट नहीं करने देंगे. अल्ट्रा वायर टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रा वायर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर दैट इज़ व्हाट रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ एक्ट, मतलब या तो एक्ट के साथ खेल रहे हो, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ खेल रहे हो, या फिर ऐसा कोई भी रीज़न जिससे क्या कर रहे हो, तुम डिक्लेयर कर रहे हो आर्टिकल और मेमोरेंडम. डिक्लेयर रिजोल्यूशन टू अल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वॉइड. या फिर आप क्या कर रहे हो? सीधी सी बात है, देखो क्या क्या गलत कर रहे हो. यू आर गोइंग अगेंस्ट द एक्ट, यू आर गोइंग अगेंस्ट मेमोरेंडम आर्टिकल, या फिर यू आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट एक्ट, मेमोरेंडम आर्टिकल, या फिर डिक्लेयर करते हो कि जो भी रिजोल्यूशन पास किया है, डिक्लेयर रिजोल्यूशन टू ऑल्टर, जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपने ऑल्टर किया, चाहे तो ट्रिब्यूनल उससे क्या कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. तो 245 के रेमेडीज़ क्या है? कोई आपने ऑल्ट्रेशन किया है, उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. इम्पॉर्टेंट क्या है कि इवन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कंपनी और उसके डायरेक्टर से. ऑडिटर से भी डैमेज क्लेम हो सकता है, एक्सपर्ट कंसल्टेशन से भी डैमेज क्लेम हो सकता है. मैम इनसे क्लेम क्यों कर रहे हैं डैमेज? बिकॉज दिस एक्सपर्ट हैज़ गिवन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑडिटर हैज़ गिवन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो डैमेजेस इन लोगों से भी क्लेम किए जा सकते हैं. इज़ द पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट टू लर्न? इफ़ यू कैन यू मे लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो, बट आई वुड सजेस्ट रोज़ एक दो करके करोगे हो जाएगी, और बाद में भूल भी जाओगे, मुझे ये भी पता है. तो मेक अ लिस्ट ऑफ इट. पेनल्टी की एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, और उसको धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट जिस चैप्टर में यू विल फाइंड 1 or 2 पेनल्टीज आर देयर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसको यू शुड लर्न. तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये 245 was related to class action, and 244 was related कि members can go, central government can go, and 241 कब क्यों कैसे जा सकते हैं. अब 242 and 243 अगेन ट्रिब्यूनल के पास चाहे 241 के अकॉर्डिंग 244 की एप्लीकेशन करोगे, या 241 के अकॉर्डिंग 245 की एप्लीकेशन कर लिया आपने. व्हाट आर द पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या है? तो 242 एंड 243 गिव्स द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल. और सिंपल सी पावर है कि ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि वाइंड अप करना कंपनी के लिए गलत हो जाएगा, बिकॉज वाइंडिंग अप मीन्स बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जाता है, तो फ्यूचर में जो भी अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो कौन रेगुलेट करेगा? मेरा ट्रिब्यूनल. फ्यूचर में वॉट एवर इज़ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फ्यूचर में वॉट एवर आर दी अफेयर रिलेटेड टू कंपनी, वो कौन रेगुलेट करेगा? ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल किसी मेंबर्स के शेयर्स को सेल कर सकता है, ट्रिब्यूनल रिड्यूस कर सकता है शेयर कैपिटल,
शेयर ट्रांसफ़र करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ट्रिब्यूनल सेट असाइड कर सकता है एग्रीमेंट ऑफ कंपनी. कंपनी ने जो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के साथ जो भी एग्रीमेंट किया है, दे कैन सेट असाइड, दे कैन मॉडिफाइड, दे कैन टर्मिनेट दिस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर मैनेजमेंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर के साथ कोई भी एग्रीमेंट कंपनी ने किया है तो इट कुड बी सेट असाइड, मॉडिफाइड, टर्मिनेटेड. जब सेट असाइड हुआ तो क्या मैम वैकेंसी आएगी. क्या कोई कंपनसेशन देना है डायरेक्टर को? नो. कूलिंग पीरियड कितना है? 5 years. बट इफ़ यू वांट टू रीअपॉइंट दिस मैनेजिंग डायरेक्टर इन 4 years तो यू हैव टू टेक ट्रिब्यूनल का अप्रूवल. और ऐसा नहीं किया तो एक्सटेंडेड 5 लाख की यू विल हैव द पेनल्टी. सिमिलरली और सेट असाइड कर सकता है एग्रीमेंट कंपनी ने अगर किसी और पर्सन के साथ किया है तो भी उसे क्या कर सकते हैं? सेट असाइड कर सकते हैं. तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. एग्रीमेंट विद द की मैनेजरल पर्सनल कुड बी सेट असाइड. 5 लाख का आपको पेनल्टी हो सकता है. 5 years की कूलिंग पीरियड है. कम में अगर ये पॉइंट करना है तो ट्रिब्यूनल से यू हैव टू टेक द अप्रूवल. देन इसके अलावा और क्या है? किस डायरेक्टर को रिमूव करना है, किसे अपॉइंट करना है, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, अनड्यू गेन की रिकवरी, ये सारी चीज़ें कौन करता है? यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन में ट्रिब्यूनल करता है. देन यहाँ पे एक चीज़ और आती है. ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा किसी भी पर्सन को नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन. ट्रिब्यूनल बोलता है कि कोई पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है. 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, कूलिंग पीरियड, नो कंपनसेशन. सपोज ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है कि ये पर्सन के साथ आपको डीलिंग नहीं करनी चाहिए तो वहाँ पे उस डिसीजन से 5 years तक कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई कंपनसेशन सामने वाले पर्सन को नहीं दिया जाएगा. बट अगर अर्ली कुछ करना है लाइक 5 years का कूलिंग पीरियड, उससे पहले आपको कुछ सपोज उस पर्सन के साथ डीलिंग करनी है तो ट्रिब्यूनल से यू हैव टू टेक द परमिशन. तो इन शॉर्ट I can say whether it is agreement set aside with the key managerial personnel or it is any person that tribunal find not a fit person. In both the cases, what you can do without compensation, कोई compensation नहीं है and tribunal अपनी powers exercise करेगा. Last is कई बार ट्रिब्यूनल ऐसे डिसीजन देता है जो आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एक्ट को ऑल्टर करते हैं एंड दैट आर ऑल्सो एक्ट के अगेंस्ट जाके. That means alteration to the memorandum or article of association might be against the company. कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाके भी ट्रिब्यूनल कई बार ऑल्ट्रेशन करवाता है मेमोरेंडम आर्टिकल में जस्ट टू पुट एन एंड टू द मैटर, ताकि वो मैटर एंड हो. तो ट्रिब्यूनल हैज़ पावर टू गो इवन बियॉन्ड कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ ऑपरेशन. और अगर ये ऑल्ट्रेशन विदाउट ट्रिब्यूनल की परमिशन हुआ तो अगेन कंपनी को पेनाल्टी लगेगी नॉट लेस देन 1 lakh, दैट में एक्सटेंड टू 25 lakh, एंड ऑफिसर्स नॉट लेस देन 25,000, दैट में एक्सटेंड टू 1 lakh. लर्न दिस टू पेनाल्टीज. यू विल फाइंड द पेनाल्टीज आर एक्सटेंडेड. जो हाइक जिसको बोलते हैं मैक्सिमम सेम है दोनों जगह. मिनिमम मैक्सिमम ऑफिसर का सेम है. व्हाट इज चेंजिंग इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी. यहाँ नॉट लेस देन 1 lakh है, यहाँ नॉट लेस देन 5 lakh है. तो अगर मैं सुपर क्रक्स बोलूँ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का सुपर क्रक्स क्या बोलता है? 241 टेल्स की एप्लीकेशन कौन कर सकता है. 242 243 इज़ अबाउट दी पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, जिसमें मेन वो कंपनसेशन वाला आपको याद रखना है. 244 इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशन एंड 245 इज़ क्लास एक्शन. ये सारे सेक्शंस लर्न करने हैं. येस, यू हैव टू लर्न दिस सेक्शंस एंड वेन एवर 241 इज कोटेड 244 विल बी कोट अलॉन्ग विद दैट. वेन एवर 245 इज कोटेड, कोट 241 अलॉन्ग विद दैट. आई होप दैट इज क्लियर.